आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाता है सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव में अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, कोई भी सब्जेक्टिव आए, चाहे तो कैसा भी क्वेश्चन आए, भारी हल्का कोई भी तो आएगा नहीं, तो एग्ज़ाम में आप अकबकाइएगा नहीं। अगर आप अकबका जाइएगा तो आप लिखने में असमर्थ हो जाइएगा, डर लगेगा आपको, किसी से कोई भी पदाधिकारी आएगा तो आपको बहुत डर लगेगा। घबराइएगा नहीं, आराम से लिखिएगा। जहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा वो सर से पूछ लीजिएगा, हाथ खड़ा करिएगा रूम में, सर पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ सब सब्जेक्टिव हम बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के साइंस के सब बना दिए हैं, अब सब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो यहाँ प्रतिरोध से शुरू करते हैं। एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाल दिए हैं, अंतर से जरूर क्वेश्चन करता है, वो वाला देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब कि एक बिंदु लेने खाली प्रतिरोध, वहाँ सब्जेक्टिव आएगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा उसका एसआई मात्रक क्या होता है, परिभाषित करें। वही सब सब्जेक्टिव लिखा रहेगा वहाँ पर। यहाँ से हम खाली प्रतिरोध लिख के उतना बता देते हैं। देखिए प्रतिरोध कहता किसे, पहले ये समझिए। प्रतिरोध जैसे कि आप मान लीजिए आपका गांव में रोड है, आपके गांव में रोड है, तो आपके गांव में रोड है, अगर बहुत सा लड़का होता है कि मोटरसाइकिल बहुत स्पीड चलाता है, तो उसके लिए गांव में क्या कर देता है, हिचका बना देता है, जिसके हम ठोकर कहते हैं। ठोकर हिचका उसी को कहते हैं, लगाते हैं। क्योंकि मोटरसाइकिल कितना भी स्पीड क्यों ना आए, हिचका तर उसे स्लो करना ही पड़ेगा। वैसे ही मोड़ पर गांव में हिचका बना देता है। तो वैसा ही प्रतिरोध है, तार में रुकावट करता है। जिस प्रकार के मोटरसाइकिल के, गाड़ी के, साइकिल के, झरझरिया के, टेम्पू के, कोई भी गाड़ी आता है तो रुकता है ना गाँव में धीरे से, वैसा ही प्रतिरोध है, तार में विद्युत धारा को रोकता है। ये हो गया प्रतिरोध। अब जिस तार में प्रतिरोध कम रहता है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये ट्रेन का पटरी है, ट्रेन के पटरी में कहीं हिचका रहता है, कहीं नहीं रहता है। तो वैसे ही अगर चांदी बोलेगा तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। वैसे ही ट्रेन के पटरी पर कहीं हिचका नहीं होता है। वैसे ही चांदी में बहुत कम, मतलब कि कम मात्रा में प्रतिरोध होता है। यही उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसीलिए से चांदी सबसे मेरा क्या है, अच्छा चालक है। चांदी को अच्छा चालक कहा गया है, इसमें प्रतिरोध कम रहता है, इसीलिए से चांदी को अच्छा चालक कहा गया है। अब देखिए, अब अपना हम सब्जेक्टिव पर आते हैं। सब्जेक्टिव क्या है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा उसका एसआई मात्रक क्या है। ऐसा सब्जेक्टिव लिखा रहेगा आपका एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको उसका आंसर देना है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा के रुकावट को, जिसे जो हम हिचका कहते हैं, रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। हम समझाने के लिए हिचका का उदाहरण लिए, ये नहीं कि आप हिचका लिख दीजिएगा, वैसा नहीं, यही लिखिएगा। आप समझ गए ना हिचका से, वही बोल रहे हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जो विद्युत धारा के रुकावट को, जो विद्युत धारा के रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को इस चित्र से सूचित करते हैं, जैसे ऐसे लिखिएगा, ऐसे कर दीजिए, इसे ओम होता है। अगर आपको कहेगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ 2019 में कि ओम मीटर किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोधकता के। कभी पूछ सकता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम मीटर। इसे VVI ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं आएगा तो बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हम किसे कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार 7 रंगों की विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें हम आपको एक फोटो दिखाते हैं वर्ण विक्षेपण का। देखिए, चित्र बनाकर सीखें। ये प्रिज्म है, इस प्रकार से इसे, ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश आया, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। ये जो पट्टी है ना, इस पर एक 7 रंगों को उतार लिया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये सब्जेक्टिव में 2 अंक का आता है, ध्यान से देखिए। इसी को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए, पहले क्या होता है, पहले लाल होता है, उसके बाद नीला होता है, पहले लाल होता है, उसके बाद नीला होता है, और उसके बाद क्या, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, और
जामुनी होता है या बैगनी होता है, और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का, सबसे कम लाल का। इसीलिए तो लाल का प्रयोग सिग्नल में किया जाता है। ये हो गया। अब आगे वाला बताते हैं। वर्ण विक्षेपण हो गया। यहाँ है वर्ण विचलन। वर्ण विक्षेपण और वर्ण विचलन लगभग सेम है। थोड़ा सा इसमें समझने का कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, जिस प्रकार से हम कि वर्ण विक्षेपण अभी बताए हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो सभी वर्ण अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विचलन कहते हैं। अब देखिए, इसमें भी हम आपको वही वाला फोटो दिखाकर समझाते। जब इसमें वर्ण विक्षेपण की बात कर रहा था तो यहाँ सातों रंग का बात कर रहा था, यहाँ पर सातों रंग का बात कर रहा था। अब यहाँ कर रहा है कि वर्ण विचलन के, जब श्वेत प्रकाश आया, मतलब एक ही पथ में था सातों रंग, जब यहाँ प्रिज्म से टकराया तो इस सातों रंग का अलग अलग रास्ता, मतलब कि अलग अलग स्पीड हो गया। इसी को हम कहते हैं वर्ण विचलन। यानी कि एक वर्ण से, ये तो पूरा एक ही रंग था, ये एक वर्ण से सातों वर्ण में विचलित हो गया, इसी को हम कहते हैं वर्ण विचलन। अब वर्ण विक्षेपण कहते हैं कि जब वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण विक्षेपण हम उसे कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से आपतित हुआ और सातों रंगों में विभक्त हो गया, इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और जब वर्ण विचलन के बात आता है, जब श्वेत प्रकाश अपने पथ से सातों रंग को विचलित कर देता है, तो उस घटना को हम कहते हैं वर्ण विचलन। इन दोनों सब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव फिर से शुरू हो गया। किसी क्या लिखा है, ऐसे युक्त कुछ ऐसे युक्ति का नाम लिखें जिसमें विद्युत मोटर का प्रयोग होता हो। बोल रहा है कुछ ऐसे युक्ति का नाम लिखें, मतलब कुछ ऐसे उपयोग बताएं जिसमें कि विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। कूलर में, विद्युत पंखा में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में। कूलर जिससे गर्मी के दिनों में आप चलाते हैं तो हल्का हल्का पानी फेंकता है, उसे हम कूलर कहते हैं। और बात आ गया विद्युत पंखा, जो आप अपने घरों में ऊपर लगाते हैं, उसे कहते हैं विद्युत पंखा। रेफ्रिजरेटर कहते हैं फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचाता, उसी को हम कहते हैं वॉशिंग मशीन। इस सब में किसका प्रयोग होता है? विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब 50 नंबर में, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? चुंबकीय, जैसे कि मान लीजिए एक चुंबक है, रंग दूसरा कर लेते हैं। एक चुंबक है, उत्तर है, नॉर्थ है, साउथ है। इसका बोल रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? प्रतिच्छेद यानी कि जब चुंबक में अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव आएगा, चुंबक की बाहरी दिशा किस ओर से किस ओर होता है? चुंबक के बाहरी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। चुंबक के बाहरी दिशा ऑब्जेक्टिव है। अगर पूछेगा अंदर में, अब देखिए अगर ये बाहर से ऐसे गया है तो अंदर में तो आएगा दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसीलिए से इसमें गड़बड़ा जाता है कि अंदर के बात करेगा दक्षिण से उत्तर की ओर, अगर बाहर के बात करेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब देखिए, अब हम अपना सब्जेक्टिव पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब इधर से ये अपना वलय बना लिया, अब एक नीचे से होगा, ऐसे करके ये भी नीचे हो गए, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र जो एक रेखा होता है ना, ये हमेशा एक ही रेखा में, मतलब कि एक ही दिशा में जाएगा। अगर मान लीजिए ये एक रेखा है, ये तो एक दिशा प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इसे काट देते हैं। देखिए यहाँ पर दो दिशा हो गया, एक ऊपर, एक बायां, एक दायां। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी दो दिशा को प्रदर्शित नहीं कर सकता। एक रेखा हमेशा एक ही दिशा को प्रदर्शित कर सकता है। इसीलिए से चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब देखिए, अब अपना सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव शुरू है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि यह ऋजु और बंद वक्र वृत्ताकार पथ में चलती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक चुंबक बना दिए, नॉर्थ
और साउथ। तो यहाँ से उत्तर से निकला, बाहर में होता है दक्षिण और अंदर में होता है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इधर से भी देखिए, ये आपको कैसा दिख रहा है, भले नहीं दिख रहा है। अगर हम मान लिया जाए थोड़ा सा अच्छा से हम बनाएंगे, यह इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण। देखिए आपको वृत्त जैसा नहीं लग रहा है? वृत्त है नहीं वास्तव में, जैसे वृत्त ऐसे होता है, वृत्त ऐसा होता है, लेकिन वृत्त वास्तव में वृत्त नहीं है, लेकिन वृत्त जैसा लग रहा है ना, समझने के लिए यहाँ लिख दिया है कि वृत्ताकार पथ में चलती है। हो गया, ये कैसे काट सकती है? यहाँ क्या लिखा है देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को गुण को सूचित करे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गुण क्या क्या है, गुण आदमी को महान बनाता है, ये सब ध्यान दीजिएगा गुण पर। ये बोला चुंबक के क्या क्या गुण है वो बताइए। चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के निम्न गुण है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बहुत सारा गुण है, मतलब कि निम्न है। अब देखिए क्या क्या गुण है चुंबकीय का। चुंबक रिजु और बंद, वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्ताकार चलता है। बतेबे किए कि यहाँ क्या बोल रहा है कि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, सही बात है। यह ध्रुव पर लंबवत रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक चुंबक है, यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ। अगर यहाँ इधर से निकला है तो इधर घुसेगा, तो ये लंबवत ही घुस रहा है, जैसे कि एक रेखा है, अगर इस पर एक रेखा डाल दिए ये लंब हो गया, तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि एक रेखा दूसरे यहाँ पर क्या घुस रहा है, लंबवत घुस रहा है। तो ये बोला एक ध्रुव पर लंबवत रहता है, एक ध्रुव पर यह ध्रुव पर इधर से भी लंबवत निकलता है, घुसता भी लंबवत। या बोले ध्रुव पर लंबवत रहता है तथा बीच में वृत्ताकार हो जाता है। ये बीच में कैसा हो गया, वृत्ताकार हो गया। अब ये वो नीचे वाला बना देते हैं, हो गया वृत्ताकार। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है कि यह धागे के समान तना हुआ प्रत्यस्त होता है। हो गया 5वां गुण। जब इसे आप धागा में बांधकर जब इसे आप धागा में बांधिएगा ने, तो धागा में बांधिएगा तो ये उत्तर दक्षिण की दिशा दिखाता है। और सबसे पहले इसे धागा में किसने बांधा था? चीन के आदमियों ने इसे सर्वप्रथम उपयोग किया था, चुंबक का। आप कभी कभी घर में देखते हैं 2 साउंड का रहता है चुंबक, एक चुंबक को इधर रख दीजिए और एक चुंबक को इधर रख दीजिए। अगर यहाँ पर यह माइनस है, अगर यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों के सटाइएगा तब भागेगा। अगर भागेगा तो बुझ जाइए कि प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब कि आप इसे थोड़ा सा सटाइएगा तो थोड़ा सा भागेगा, फिर से थोड़ा सा सटाइएगा तो फिर थोड़ा सा भागेगा, तो ये हो रहा है प्रतिकर्षण। अब मान लीजिए एक चुंबक यहाँ रखा हुआ, एक चुंबक और रखा है, अब धीरे धीरे सटाते हैं, एकदम तुरंत आकर सट जाता है, तो ये हो रहा है आकर्षण। तो उसमें क्या होता है जानते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, उसी को हम कहते हैं आकर्षण। इसमें दोनों होता है माइनस से माइनस, या तो दोनों होगा प्लस प्लस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये होता है प्रतिकर्षण, ये होता है आकर्षण। अब देखिए वो तो हो गया। चुंबक के निकट लाने पर चुंबक के निकट लाने पर सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है? जैसे कि एक कंपास है, कंपास की सुई, इसमें कोई सुई रहता है, वो भी चुंबक ही हल्का रहता है, मतलब कि छोटा सा चुंबक रहता है वो। अब मान लीजिए वो बाहर में चुंबक रहेगा, आप इसके विद्युतीय क्षेत्र में लाइएगा तो ये हिलेगा कि नहीं, यही बात ये बोल रहा है कि जब चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है? यानी कि जब यहाँ कंपास की सुई है और यहाँ पर एक बीच में कंपास है, मतलब छोटा सा चुंबक है, और यहाँ पर हम चुंबक के लाएंगे तो वो बोल रहा है क्यों हिल जाता है, उसी को हम कहते हैं विक्षेपित क्यों हो जाता है, उसी के बात बोला, हिलेगा नहीं। यहाँ एक हो गया प्लस, एक होगा माइनस, और उसका चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो हिल जाएगा, उसी को बात कर। देखिए सब्जेक्टिव में क्या लिखा है कि जब चुंबक के निकट दिक् सूचक की सुई लाई जाती है तो वह चुंबक प्रभाव उत्पन्न होता है। जब उसके क्षेत्र में लाते हैं चुंबक को तो क्या उत्पन्न होता है? चुंबक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाता है, यानी कि उसके बीच में एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं चुंबक प्रभाव। वो चुंबक से हुआ तो चुंबक प्रभाव। मान लीजिए कि घर में हमारा पिताजी के प्रभाव है, अगर हम कुछ गलत उलट कर दिए तो मेरा पिताजी भर पेट पीटेगा हमें, क्योंकि मेरा पिताजी के घर पर प्रभाव है।
इसीलिए से यहाँ है चुंबक का प्रभाव, इसीलिए इसका कहते हैं चुंबक का प्रभाव। मेरे घर में पिताजी का प्रभाव है, तब पिताजी का प्रभाव हो गया। अगर हम कोचिंग जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ के सर का प्रभाव होगा, कुछ गलत करेंगे तो सर मारेगा, तो सर का प्रभाव हो गया। वही बात है, यहाँ हो गया चुंबक का प्रभाव। देखिए अब 53 नंबर में, 53 नंबर में क्या कह रहा है कि आदर्श ईंधन क्या है, इसकी विशेषता लिखें। इसमें क्या कह रहा है कि आदर्श ईंधन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। मान लिया जाए आपको कहेगा आप अपना विशेषता बताइए, तो आप जो जो अच्छा काम किए हैं उसका विशेषता बताइएगा कि हम मेट्रिक के पढ़ाई किए हैं, 12th के पढ़ाई किए हैं, BA के पढ़ाई किए हैं, सब में प्रथम स्थान लाए हैं, अभी कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं। या तो आप जो भी क्षेत्र में हो उसका नाम लीजिएगा। वही बोले विशेषता को बताएं। तो आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? वैसा ईंधन जो सस्ता और सुगंधित, यानी कि सस्ता भी हो और सुगंधित भी हो, पूर्वक उपलब्ध हो और जिसका ज्वलन ताप निम्न और ऊष्मा मान उच्च होता हो, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। वैसा ईंधन जो सस्ता और सुगमत, मतलब कि सुगंधित लिखना चाहिए, सुगंधित पूर्वक, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो और जिसका ज्वलन ताप निम्न और उच्च मान उच्च होता हो, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। मतलब कि जिसे हम कम में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना घर में देखिए LPG को आप कम आंच में भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा आंच में भी यूज कर सकते हैं। भोज वोज में बनाने में आप मैक्सिमम LPG का ही प्रयोग कर रहा है, कोयला का बहुत कम प्रयोग कर रहा है। उसमें क्या होता है, कम ज़्यादा दोनों का सिस्टम रहता है, इसीलिए से उसी को हम आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस की विशेषता क्या क्या है देखिए। आदर्श गैस की विशेषता है कि कम खर्चा में सुगमता पूर्वक होना। क्या बोल रहा है कि कम खर्चा में सुगमता पूर्वक होना। नंबर दूसरा देखिए, जलने के बाद धुआं का ना निकलना। जब आप अपना LPG को जलाते हैं घर में तो वो उससे धुआं निकलता, धुआं भी नहीं निकलता ना, तो बर्तन काला होता है। वो क्या है, आदर्श गैस है। तीसरा में देखिए, जलने के बाद अवशेष पदार्थ नहीं बचना। जैसे कि आप अपना चूल्हा में जलाते हैं तो उसमें अगर गोईठा को जलाते हैं तो बानी रहता है, वो अवशेष होता है। लेकिन जब गैस जलता है LPG तो अवशेष कुछ नहीं रहता है, उसी को हम आदर्श गैस कहते हैं। यानी कि जले तो बर्तन ना काला, मतलब कि खाना बने तो बर्तन ना काला हो, यानी कि उसमें अनेक प्रकार की सुविधा रहता है। कम बेसी हम कर सकते हैं, जहाँ जिस टाइम हो हम उस टाइम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम जलाएंगे तो अवशेष नहीं बचेगा। ये सब क्या है कि इसका विशेषता, यानी कि अच्छाई का गुण है ये सब। अब देखिए, अब चौथा देखिए क्या लिखा है, जलने से प्रदूषित ना होना। मतलब कि जलाने से प्रदूषित ना होना। अगर आप इसे जलाते हैं तो ये प्रदूषित